ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का जो लेक्चर है बच्चा वो हमारा है रे ऑप्टिक्स पर आधारित है। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपके इसमें से 2 या 3 सवाल ऐसे हो जो हूबहू आपके एग्जाम में टपक सकते हैं। तो मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। तो बिना देरी का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है बच्चा वो लिखा हुआ है साफ साफ कि दर्पण के लिए एफ तथा आर के बीच में संबंध क्या होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड करना है उनके बीच में, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन। तो यहाँ पर हम एफ और आर के बीच में रिलेशन कैसा होता है बच्चा। अरे गली गली में बच्चे को पता है, ये तो कोई भी कर सकता है ना। एफ इजिकल टू क्या होता है, r/2 होता है। जो फोकस दूरी होती है किसी भी दर्पण की वो उसकी वक्रता त्रिज्या के जस्ट आधी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, जैसे मैंने बोला कि कोई भी एक आपके पास में दर्पण है और उस दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी सॉरी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। बताओ फोकस दूरी क्या होगी उसकी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। जैसे उसका आधा ही तो करना है आपको। अब यहाँ पे 2 चीजें आप ध्यान में रखोगे, चिन्ह परिपाटी को भी ध्यान में रख सकते हैं बच्चा। और चिन्ह परिपाटी को आप ध्यान में रखोगे तो हमेशा उत्तल दर्पण के लिए हम एफ को प्लस में लिखते हैं और अवतल दर्पण के लिए हमेशा एफ को माइनस में लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। अगला है एफ यू तथा वी के बीच में रिलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि दर्पण समीकरण को डेराइव कीजिए, ठीक है, या फिर उनके बीच में रिलेशन फाइंड कीजिए। एफ क्या होता है, फोकस दूरी। यू क्या होता है, उस दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को आपने कितनी दूरी पे रखा हुआ है, वो आपका यू होता है। वी क्या होता है कि उस दर्पण की सहायता जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी डिस्टेंस क्या है। ये सारी चीजें होती है। तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन को गली गली में बच्चे को पता है, आपने 10वीं में भी पढ़ के आए हो। रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दैट्स इट। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसका डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन भी बड़ा हलवा टाइप का है। आप एग्जाम में मतलब आपके नोट्स बुक के अंदर जाकर के देखोगे या फिर बुक के अंदर जाकर के देखोगे, आपको ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको वहां पे देखना है। मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, डेरिवेशन वगैरह नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए वीडियो मैंने बनाया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आपका बनेगा वो न्यूमेरिकल्स आपका इसमें से बनेगा, पक्का बनेगा, ठीक है ना। आपको 1/f ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। आपको एफ दे रखा होगा, यू दे रखा होगा, वी पूछेगा। आपको एफ दे रखा होगा, वी दे रखा होगा, यू पूछेगा। या फिर आपको यू दे रखा होगा, वी दे रखा होगा और एफ पूछेगा। ये ठीक है ना, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अब जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हो तो इस बात का ध्यान रखना आपको चिन्ह परिपाटी का। एफ उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्लस में ही लिखना है, भले कुछ भी हो जाए। अवतल दर्पण के लिए हमेशा माइनस में ही लिखना है। यू की बात करें, यू क्या होता है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी आप उत्तल दर्पण हो भले अवतल दर्पण हो, यू को हमेशा माइनस में ही लिखना है। और वी क्या होता है बच्चा, वी होता है प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा तो हमेशा आपको नेगेटिव में लिखना है, और आपका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा तो वी का मान प्लस में लिखना है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे आप। तो ये वाला फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/। हाँ, यहाँ पर बच्चा एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो, आवर्धन क्षमता भी पूछी जा सकती है, ठीक है। आवर्धन क्षमता पूछ ले कि भाई बताओ कि आवर्धन क्षमता क्या होगी किसी भी वस्तु की। आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है, अरे बोलो ना भाई, आवर्धन क्षमता का मतलब क्या होता है। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है बच्चा कि कोई भी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कितने गुण आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वस्तु की हाइट 10 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब आपको 20 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो आवर्धन कितना हो गया, 2 गुना। अपन ऐसे बोलेंगे ना, तो इसका आवर्धन स्तर क्या आएगा, 2। तो इस तरीके से निकाली जाती है आवर्धन क्षमता। तो फॉर्मूला होता है आवर्धन क्षमता का, ये बच्चा मैंने यहाँ पे लिखा है m इज इक्वल टू माइनस v/u। v पता कर लो, u पता कर लो, वैल्यू को रखो, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, मैं इसको न्यूमेरिकल्स को बाद में डिस्कस भी करूंगा, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। इससे संबंधित कैसा न्यूमेरिकल्स बन सकता है और कैसे सॉल्व करना है, तो ठीक है, वो लास्ट में जाकर के हम देखेंगे। अगला है एकांगी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। कि जो एकांकी गोलीय पृष्ठ होता है उसके द्वारा जो अपवर्तन होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने ये वाला बोला है। एक ये वाला है और एक ये वाला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि आपकी किस्मत खराब है तो ये वाला भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी मेंशन किया है। तो आप इसका डेरिवेशन जस्ट दे सकते हो या फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। एकांकी गोलीय पृष्ठ, एकांकी गोलीय पृष्ठ आपको दे रखा है, जैसे कांच का एक टुकड़ा दे रखा है गोले के जैसा, उसके सामने वस्तु को रखा गया है, u दूरी पर उसका प्रतिबिंब v दूरी पर बन रहा है। आपने हवा में रखा हुआ है, हवा का आवर्तनांक μ1 है
और जो लेंस ले रखा है या फिर आपने कांच का टुकड़ा ले रखा है उसका आवर्तनांक μ2 है और उसकी जो वक्रता त्रिज्या वो r है, तो फॉर्मूला ये वाला रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर आपका न्यूमेरिकल टपकेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, कैसा न्यूमेरिकल बनेगा वो भी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा और पक्का आएगा इसके बेसिस पे। ठीक है, एक तो ये देख लेना पक्का, एक ये वाला देख लेना पक्का। ठीक है, और एक लेंस फॉर्मूला पर आधारित फॉर्मूला आपका 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको न्यूमेरिकल्स इनके बेस पे जो आएंगे वो आपको देख करके ही जाने हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना, 1/f = μ2। अरे 1 μ2 को कैसे लिख सकते हैं बच्चा, बोल, μ2/μ1 लिखा जा सकता है ना, μ2/μ1 हम इसको लिख सकते हैं, तो -1। ठीक है, 1/r1 - 1/r2, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रिज्म 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रिज्म आपका 100% पेपर में आएगा, ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, प्रिज्म से संबंधित 2 टाइप के आपके सवाल बन सकते हैं। प्रिज्म से संबंधित कैसे सवाल बनेगा बच्चा, वो सवाल आपका बनेगा, एक तो हम बात कर सकते हैं कि देखो जैसे कोई प्रिज्म होता है और प्रिज्म के ऊपर हम किसी प्रकाश की किरण को आपतित करवाते हैं तो उसे बोला जाता है आपतित किरण, और वहां पर अभिलंब के साथ में कौन बनता है, आपतन कोण, जिसको हम आई बोलते हैं। फिर वो प्रिज्म के अंदर चलती है, ठीक है, और फिर बाद में बाहर निकलती है तो उसे बोला जाता है निर्गत कोण, निर्गत किरण बोला जाता है, और अभिलंब के साथ में जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है निर्गत कोण। ई से लिखते हैं और प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं। हम आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो उनके बीच में एक एंगल निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, यानी कि विचलन कोण। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, आपतन कोण आई, निर्गत कोण ई, और डेल्टा क्या होता है, विचलन कोण, और प्रिज्म कोण ए। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है, तो रिलेशन ये वाला होता है। आपतन कोण तथा निर्गत कोण, इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है बच्चा, विचलन कोण और प्रिज्म कोण के योग के बराबर होता है। ये आपसे डेरिवेशन यहाँ पे पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है, हमने ये भी सीखा हुआ है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण आई को बढ़ाते जाते हैं, निर्गत कोण का जो मान होता है, अपन विचलन कोण के मान की बात करते हैं तो विचलन कोण का मान धीरे धीरे घटने लगता है और एक न्यूनतम मान के बाद में वापस से बढ़ने लगता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक न्यूनतम एंगल निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, जिसे डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण आई का मान और निर्गत कोण ई का मान, दोनों का मान बराबर होता है, और जो प्रिज्म के अंदर चलने वाली किरण होती है वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं और फिर वहाँ पर हम प्रूव करते हैं। आपसे सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान म्यू बराबर ये होता है sin a + Δm/2 अपॉन में sin a/2। ये आपसे सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है और 100% पेपर में आपका छप चुका है, इसको आपको देख करके ही जाना है। ये आप 4 नंबर का डेरिवेशन आएगा आपके, ये मान के चलो आप 4 नंबर का डेरिवेशन है और आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो ये आप एकदम से अच्छा करके जाओगे इसको। ठीक है, इसके बीच में एक आप ग्राफ भी याद रखोगे, न्यूनतम विचलन कोण, अपन देखते हैं ना आपतन कोण आई तथा विचलन कोण जो डेल्टा होता है उनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, लाइक दैट, कुछ इस तरीके का बनता है। हमारे पास में ग्राफ ऐसा बनता है कि नहीं बनता है, तो ये आप ग्राफ याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं डेल्टा, यहाँ पर निकल के आता है डेल्टा एम और यहाँ पे निकल के आता है आई = ई। तो ये वाला ग्राफ आप याद रख करके जाओगे, ये ग्राफ भी सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक आप बच्चा यहाँ पर ये भी ध्यान में रखोगे, जो समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण की यदि वक्रता त्रिज्या पूछी जाए या फिर फोकस दूरी पूछी जाए, क्या समतल भाग होता है उसकी कोई वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी की बात करें तो आप इन्फिनिटी लिखोगे। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम पूछा जाता है। अगला है भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, कि जब कोई प्रकाश की किरण होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान यदि क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर के वापस से उसी सघन माध्यम में लौट आती है, और प्रकाश की इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर है, ये डेफिनेशन हो गई, सीधी पूछी जा सकती है डेफिनेशन। हाँ, यहाँ पर आपसे आवश्यक शर्तें पूछी जा सकती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहली आवश्यक शर्त होती है बच्चा, वो आवश्यक शर्त होती है, आप ध्यान में रख सकते हो, पहला आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा आप ये ध्यान में रख सकते हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जानी चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल आप ध्यान में रखोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हो,
एक तो मृग मरीचिका, जैसे वो हिरण का वहम नहीं होता है गर्मियों के दिनों के अंदर, हम गर्मियों के दिनों के अंदर की बात करते हैं। मृग मरीचिका क्या होता है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। गर्मियों के दिनों की बात करते हैं तो गर्मियों के दिनों के अंतर्गत जो रेगिस्तान वगैरह वाला जो भाग होता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे जो हिरण वगैरह होते हैं उनको ये लगता है जैसे किसी स्थान पे कोई पेड़ खड़ा है, ठीक है। तो उनको पेड़ का जो छाया होती है, पेड़ का जो प्रतिबिंब है उनको धरातल पे दिखता है। और हिरण या जो मृग होता है वो ये सोचता है कि जो पेड़ है उसकी किनारे पर एक तालाब बना हुआ है और उस तालाब के अंदर जो पेड़ है उसकी परछाई उसको दिख रही है, और उसका वहम होता है कि वहाँ पर एक तालाब है, और वो पानी पीने के लिए जैसे ही दौड़ता है और उसको लगता है कि यहाँ पर तो पानी वगैरह कुछ नहीं था, वो सिर्फ उसका एक वहम था। इसलिए इस घटना को बोला जाता है मृग मरीचिका, यानी कि हिरण का एक वहम है। और ये भी कौन सी घटना की वजह, मतलब किसकी वजह से होता है बच्चा, यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है मृग मरीचिका। दूसरा आप एग्जांपल याद रख सकते हो, हीरे का चमकना, ये भी किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। सीधा पूछा जाता है कि मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सूर्य का अस्त होना या सूर्य का उदय होना, यदि में सूर्य उदय होता है वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट पहले से हो जाता है, और जो सूर्य अस्त होता है वो वास्तविक सूर्य अस्त के 2 मिनट देरी से होता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन भी क्या लिखोगे आप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखोगे। ये सारी चीजें हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। अगला है अपवर्तन के प्रकार। हम अपवर्तन के प्रकार की बात कर रहे हैं, और अपवर्तन एग्जाम्पल की बात करें, अपवर्तन के एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक एग्जाम्पल तो आप याद रख सकते हो कि जैसे कि आपने किसी पानी के अंदर या टब के अंदर आपने किसी सिक्के को रखा हुआ है, और आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि जो सिक्का होता है आपको कुछ ऊंचाई पर आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है, अपवर्तन की घटना की वजह से ऐसा होता है। आपसे बोला जाए कि जैसे कि कोई पानी के अंदर आपने किसी परग नली को मतलब किसी आप पेन को रखते हो या फिर किसी पेंसिल को रखते हो तो वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी क्या है, वो अपवर्तन की वजह से होता है। और भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हम बात करें, जैसे रात्रि के अंदर तारों का टिमटिमाना, ये भी किसकी वजह से होता है, तो वो भी अपवर्तन की वजह से होता है। ये सारी चीज ऑल दैट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगला है आपको लिखना है प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी रेनबो एंड सेकेंडरी रेनबो। यह आपका काफी इंपॉर्टेंट है और इसके दोनों के बीच में आपको रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको रिलेशन, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर जो पूर्ण अंतर, पहली बात तो ये कि इंद्रधनुष बनता क्यों है। इंद्रधनुष जो बच्चा होता है वो 3 घटनाओं का एक सम्मिलित प्रभाव है। जैसे मैं बात करूं इनके अंदर मतलब क्या होगा, एक तो इसके अंदर अपवर्तन होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है ना। तो ये जो घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं का ये क्या होता है, एक तो हो गया अपवर्तन हो गया, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। इन घटनाओं का ये क्या है, एक सम्मिलित प्रभाव है और उसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर केवल एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि इसके अंदर होता है वो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको एग्जाम्पल में मतलब इनके डिफरेंस आप लिख सकते हो। स्विक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करें, स्विक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो डेराइवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख करके जाओगे और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 100% आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगला है प्रकीर्णन के उदाहरण। प्रकीर्णन के उदाहरण आप याद रख करके जाओगे और उनके एग्जाम्पल में से मतलब कोई भी एग्जाम्पल दे दिया और बोल दिया पूछा गया है कि बताइए ये किसका उदाहरण है। जैसे मैं बात करूं, एक जैसे खतरे के जो सिग्नल वगैरह होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, प्रकीर्णन की वजह से। और जो आपको आसमान होता है वो नीला रंग का दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी प्रकीर्णन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बादलों का श्वेत दिखाई देना वो भी किसकी वजह से है, प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ठीक है, लेंस फॉर्मूला पर आधारित आपका न्यूमेरिकल्स बन सकता है। लेंस फॉर्मूला पर आधारित आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा। जैसे लेंस फॉर्मूला कौन सा होता है, आप 1/f इक्वल, लेंस और दर्पण में सिर्फ फर्क ये होता है कि इसमें u क्या होता है, प्लस में होता है, और इसके अंदर u होता है वो माइनस में आता है। यानी कि मेरे को यही फॉर्मूला यदि लेंस के लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर आगे एक माइनस लगा दूंगा, 1/u प्लस 1/v। तो ये हमारे पास में एक लेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया और इसके आधार पर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो सेम जो दर्पण में बनते हैं न्यूमेरिकल्स ऐसे कैसे इसमें भी बनते हैं। और इसके अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है आवर्धन क्षमता। तो लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस नहीं आता है, प्लस आता है, ठीक है। तो ये हो गया लेंस के लिए दर्पण मतलब लेंस का फॉर्मूला हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास में उसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो इन दोनों के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखोगे।
एक है भाई परावर्ती प्रकार का जो दूरदर्शी है वो अपवर्ती प्रकार की दूरदर्शी से श्रेष्ठ है। क्यों भाई? तो यहाँ पर आपको दो अंतर लिखने पड़ सकते हैं। तो आपको दूरदर्शी के अंदर से आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई ये श्रेष्ठ है तो क्यों है। तो एक तो एग्जाम्पल आप इसके दो आप बुक के अंदर देख सकते हो। इसका आंसर एक तो ये भी होता है कि इसके अंदर गोली और वर्ण विपतन का जो दोष होता है वो नहीं होता है, क्योंकि भाई हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेंस के स्थान पे दर्पण को यूज करते हैं प्रावर्तिक प्रकार के अंदर। ठीक है, अवतल दर्पण को काम में लिया जाता है। और ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि इसके अंदर प्रावर्तिक प्रकार का जो दूरदर्शी है उनके अंदर हमारे को एक यांत्रिक सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, हल्का होता है दर्पण। ठीक है ना, दर्पण होता है वो हल्का होता है और इसमें हम लेंस काम में लेते हैं जो कि एक भारी होता है। तो इसकी तुलना में ये जो दूरदर्शी होगा वो थोड़ा हल्का होगा और उसके लिए आपको सपोर्ट जो यांत्रिक आपको सपोर्ट चाहिए वो बहुत ही कम देना पड़ेगा। और ये भी है कि इसकी जो लागत होगी वो कम होगी, इसकी लागत होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इसके एग्जाम मतलब इसके बोर्ड के अंदर कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट थे, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हमने देखी। तो बच्चा आपको आज के लिए इतना ही, और आगे वाले जो आने वाला वीडियो है उसके अंदर हम लेकर के आएंगे कि प्रकाश जो किरण की प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति होती है उसके बारे में, प्रकाश विद्युत प्रवाह है उनके अंदर से कौन कौन से न्यूमेरिकल से और कौन कौन से टॉपिक वो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.